नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित विधियाँ। कौन कौन सी हैं व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित विधियाँ? तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि की। या प्रोजेक्ट विधि का ही दूसरा नाम क्या है? परियोजना विधि। प्रतिपादक हैं परियोजना विधि के किलपैट्रिक। याद रखना, प्रतिपादक किलपैट्रिक एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। यहाँ से प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। ऑप्शन में जॉन ड्यूई भी आता है। जॉन ड्यूई के तो शिष्य हैं किलपैट्रिक। कौन है? जॉन ड्यूई के शिष्य हैं। और कहाँ के थे किलपैट्रिक? अमेरिका से इस विधि का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। इस विधि में क्या होता है कि बालक क्या करता है? स्वयं अपनी रुचि के अनुसार कोई योजना का क्या करता है? योजना का चयन करता है। अपनी रुचि के अनुसार योजना का चयन करेगा। उसको एक प्रोजेक्ट कार्य जो चयन करता है वो दे दिया जाता है और उसको क्या करता है? बालक स्वयं ही पूरा करता है। यह करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है। करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इस विधि में बालक अपनी रुचि के अनुसार योजना का चयन करता है। अपनी रुचि के अनुसार योजना का चयन करता है। अपनी रुचि के अनुसार योजना का चयन। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो जो भी योजना या प्रोजेक्ट है उसको स्वयं पूरा करता है। प्रोजेक्ट को स्वयं पूरा करता है। थर्ड, यह करके सीखो सिद्धांत पर करके सीखो सिद्धांत की पालना करता है। करके सीखो सिद्धांत की पालना। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है? इस विधि में बालक अपनी रुचि के अनुसार क्या करता है? योजना का चयन करता है। और दूसरा क्या है? प्रोजेक्ट को स्वयं पूरा करता है। जो भी कार्य अपनी रुचि के अनुसार वो लेता है प्रोजेक्ट के रूप में, उसको क्या करेगा? उसको खुद ही स्वयं ही पूरा करेगा। करके सीखो यानी कि इसमें हर चीज़ क्या करता है बालक? अपने आप करके सीखता है। जैसे जानवरों को पालना, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो किसी गुड़िया का डायग्राम चित्र बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये क्या है? खुद स्वयं बालक करके सीखता है। इसलिए यह विधि सबसे अच्छी विधि है, प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट हम बात करें डाल्टन विधि की। डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं हेलेन पार्कहर्स्ट। सेकंड नंबर विधि है डाल्टन विधि। प्रतिपादक हैं हेलेन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि में क्या किया जाता है? इसमें बालक क्या है? अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करने में स्वतंत्र होता है बालक। तो क्या है? इस विधि में बालक को स्वतंत्रता दी जाती है। उसकी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार वो कोई भी कार्य कर सकता है और वो
मतलब कार्य करने के अंदर उसको स्वतंत्रता मिलती है कि वो उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, टाइम टेबल में कोई बंधन नहीं है। चाहे एक बालक 1 साल में करे, चाहे दूसरा बालक 8 महीने में करे, चाहे तीसरा बालक 10 महीने में करे, या 1 सप्ताह में करे, कोई 1 दिन में करे। तो ये क्या है, बालक की रुचि और क्षमता और योग्यता, जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी योग्यता है और जितनी उसकी रुचि है, उस हिसाब से अपने आप वो क्या करता है, कार्य करता है। तो क्या कहता है, इस विधि में बालक अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। मान लो उदाहरण के लिए कोई मनोविज्ञान की किताब 1 दिन में पढ़ सकता है, कोई मनोविज्ञान की बुक को 12 महीने में पढ़ता है, कोई हिंदी की बुक को 5 दिन में पढ़ लेगा, कोई 10 महीने लगा देगा। तो वो क्या है, अपनी रुचि के लिए स्वतंत्र है, कोई कभी भी पढ़े, कुछ भी करें। तो इसमें क्या है, बालक अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहता है। ये ध्यान रखना है इसमें कि बालक क्या करता है, अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रहता है। इसमें टाइम टेबल का कोई बंधन नहीं होता है, समय सीमा का कोई बंधन नहीं होता है। टाइम टेबल का कोई बंधन नहीं है इसमें। थर्ड विधि की हम बात करें, विनेटिका विधि। ये समझ में आ गया। इसमें क्या है, बालक अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का कोई टाइम का प्रेशर नहीं है। थर्ड विधि है विनेटिका विधि। विनेटिका विधि के प्रतिपादक की बात करें तो कार्लटन वोसबर्न, कार्लटन वोसबर्न। विनेटिका विधि के प्रतिपादक हैं कार्लटन वोसबर्न। अब इस विधि में क्या होता है, इस विधि में पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित या बांट दिया जाता है। और जब बालक एक इकाई को पूर्णतः, मतलब एक इकाई का पूरा अध्ययन करता है, उसके बाद में ही दूसरी इकाई का अध्ययन करता है। क्या है, पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। छोटी छोटी इकाई में विभाजित कर दिया जाता है। अब जब बालक एक इकाई का सफलतापूर्वक अध्ययन कर लेता है, तभी क्या करेगा, वो दूसरी इकाई का अध्ययन करता है। एक इकाई का सफलतापूर्वक अध्ययन करने पर दूसरी इकाई का अध्ययन करना, एक इकाई का सफलतापूर्वक अध्ययन करने पर दूसरी इकाई का अध्ययन करना। अध्ययन करने पर दूसरी इकाई का अध्ययन करना।
तो यहाँ तक ये समझ में आया, पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है और एक इकाई का जब बालक सफलतापूर्वक अध्ययन कर लेता है तो दूसरी इकाई का अध्ययन करना प्रारंभ करेगा। ये है बिनेटी का विधि। प्रतिपादक कौन थे इस विधि के? कार्लटन वॉशबर्न। अब हम बात करते हैं डेक्रोली विधि की। 4 नंबर की विधि है डेक्रोली विधि। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है? डॉक्टर ओविड डेक्रोली। डॉक्टर ओविड डेक्रोली। इस विधि में क्या है? इस विधि में बालकों को ही क्या किया जाता है? बालकों को ही अलग अलग विभाजित कर दिया जाता है। उनकी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार बालकों को क्या किया जाएगा? अलग अलग विभाजित कर दिया जाता है और उसमें बालकों को कार्य दिया जाता है। तो बालक अपनी रुचि और योग्यता और क्षमता के अनुसार क्या कर लेते हैं? उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। तो इसमें क्या है? बालकों को अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार क्या किया जाता है? क्षमता के अनुसार विभाजित किया जाता है। क्षमता के अनुसार विभाजित किया जाता है। इसमें बालक बालिकाओं को एक साथ क्या अध्ययन करने का क्या है? एक साथ अध्ययन किया जाता है। बालक बालिकाएं एक साथ रहकर अध्ययन करते हैं और उसमें लगभग ग्रुपों में विभाजित हो जाते हैं ये बालक। जैसे 20-25 का एक बालकों का समूह बना दिया गया। लड़के और लड़कियां इसमें साथ अध्ययन करते हैं इस विधि में। तो क्या है इसमें? रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार क्या है? विभाजित। बालकों को ही विभाजित कर दिया जाता है उनकी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार। उसमें क्या कर रहे थे हम? पहले जो बिनेटी का विधि पढ़ी उसमें तो क्या किया है? पाठ्यक्रम को विभाजित किया है छोटी छोटी इकाइयों में। और क्या करता है बालक? उन इकाइयों के आधार पर एक इकाई का अगर सफलतापूर्वक अध्ययन करता है तो दूसरी इकाई का अध्ययन कर पाता है बालक। अब हम बात करते हैं 5 नंबर की जो विधि है पर्यवेक्षित विधि। पर्यवेक्षित विधि, इसका अध्ययन किया था डेजी मॉर्गन ने। डेजी मॉर्गन ने। इस विधि में ध्यान रखना, बालक क्या है? स्वयं प्रयास करके सीखता है। बालक स्वयं प्रयास करके सीखता है। बालक स्वयं प्रयास करके सीखता है। पर्यवेक्षित विधि, डेजी मॉर्गन ने इसका अध्ययन किया और बालक क्या करता है? स्वयं प्रयास करके सीखता है। पहली विधि कौन सी थी? प्रोजेक्ट विधि। दूसरी विधि की बात करें, पहली विधि प्रोजेक्ट विधि, दूसरी है डॉल्टन विधि, तीसरी विधि थी बिनेटी का विधि और चौथी विधि
डैक्रोली विधि, और पांचवी विधि कौन सी विधि का अध्ययन किया है हमने? पर्यवेक्षित विधि। अब हम बात करते हैं 6 नंबर विधि की, अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन में क्या किया जाता है? बालकों को, विषय वस्तु को, क्या है, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है। इसमें बालक अपनी स्वयं की गति के अनुसार सीखता है। कैसे सीखता है? अपनी स्वयं की गति के अनुसार। इसके प्रकार है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन और दूसरा है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन और दूसरा है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन। यहां से क्वेश्चन बनता है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया और शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया। तो ये ध्यान रखना, दोनों ने अलग अलग दिया है। और अगर अभिकर्मित अनुदेशन की बात की जाए सीधा, तो आता है बीएफ स्किनर का नाम। और अलग अलग पूछे रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, तो इसमें आ जाएगा बीएफ स्किनर। और शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन की बात करें तो एन क्राउडर। एन क्राउडर। तो ये ध्यान रखना, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन बीएफ स्किनर ने और शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन एन क्राउड ने दिया। क्या था इसमें? छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया जाता है पाठ्यक्रम को, छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। सेकंड नंबर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? छोटे छोटे खंडों में पाठ्यक्रम को विभाजित कर दिया जाता है। तो बालक क्या है? अपनी स्वयं की गति के अनुसार सीखता है। मतलब बालक स्वयं की गति के अनुसार सीखता है। बालक स्वगति के अनुसार सीखता है, अपनी खुद की गति के अनुसार। जब बालक कार्य सीख जाता है तो उसको तो क्या कहा जाता है? पुनर्बलन। और जब नहीं सीखता है तो क्या मिलता है उसको? फीडबैक। जब कार्य नहीं सीख पाता है तो फीडबैक मिलता है, और जब कार्य सीख जाता है तो पुनर्बलन मिलता है। ये याद रखना, नहीं सीखने पर तो क्या मिलेगा? फीडबैक। नहीं सीखने पर फीडबैक, और सीखने पर क्या मिलता है? पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। तो यह है अभिकर्मित अनुदेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रोबेल। फ्रोबेल विधियां, जिसको क्या कहा जाता है? खेल विधि। जिसी का दूसरा नाम किंडरगार्टन विधि, कई नाम से जानी जाती है। बालोद्यान, बालकों का उद्यान। 7वें नंबर की विधि है किंडरगार्टन विधि। ऐसे को बालोद्यान के नाम जानते हैं, फ्रोबेल की विधि यही है। तो इसके प्रतिपादक कौन है इस विधि के? फ्रोबेल। फ्रोबेल को इस विधि के प्रतिपादक हैं।
अब बात करते हैं किंडरगार्टन विधि। यहाँ शब्द देखिए किंडरगार्टन, इसमें क्या माना है कि शिक्षक को एक माली के रूप में माना है और बच्चों को क्या है, एक बगीचे के रूप में माना है। कि शिक्षक तो क्या है, माली, और बगीचे क्या है, बालक। उसकी तुलना करके इन्होंने क्या कहा है कि खेल खेल के माध्यम से ही क्या करता है, बालक सीख जाता है, किताबों से दूर ले गए बालक को। तो इसमें क्या मानते हैं, शिक्षक किसका कार्य करेगा, माली का कार्य, और बालक किसका कार्य करेंगे, मतलब बालक को किस रूप में माना है, बगीचे के रूप में। इन्होंने कहा है कि बालक क्या है, एक अविकसित पौधा है, तो माली क्या करता है, उस पौधे को विकसित करता है, उसमें पानी डालता है, समय समय पर उसकी देखरेख करता है, जिन तत्वों की आवश्यकता आती है उन तत्व उनको प्रदान किए जाते हैं। उस हिसाब से शिक्षक को इन्होंने कहा है कि भाई शिक्षक एक माली के रूप में कार्य करें, कि बच्चों को किस चीज़ की आवश्यकता है, सिर्फ उस चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति करें, उस पर कोई प्रेशर नहीं दे, बालक खेल खेल के माध्यम से सीख जाएं। तो इसी विधि को क्या कहा जाता है, इस विधि में खेल खेल के माध्यम से सीखना, खेल के माध्यम से सीखना। यहां से यह भी पूछा जाता है कि खेल खेल के माध्यम से किस विधि के द्वारा सीखा जाता है, तो किंडरगार्टन विधि जो फ्रोबेल ने दी है, और तुलना शिक्षक की माली से की है और बालकों की बगीचे से की है, कि एक बगीचे को एक माली किस तरह तैयार करता है, किस तरह जो अविकसित पौधे हैं उनको विकसित करता है, उस तरह ही एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो भी अपने बालकों को उस तरीके से ही विकसित करे। अगली बात करते हैं मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि यह विधि मारिया मॉन्टेसरी ने दी है। नाम याद रख लेना, मॉन्टेसरी और मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी यह मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी विधि है। क्या है, मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी। मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी विधि है। मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी। इसमें बालक क्या करते हैं, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रियां कौन से हैं, आँख, कान, नाक, तब इनमें सब में क्या है, स्पर्श से बालक सीख जाते हैं। छोटा बच्चा क्या है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कर्मेंद्रियां कौन सी हैं, हमारे हाथ, पैरों से, हाथों से जो भी कार्य हम करते हैं वो क्या है, कर्मेंद्रियां। जैसे मेहनत करते हैं हम हाथों से, तो वो क्या है, हमारी कर्मेंद्रियां हैं। तो ये है मॉन्टेसरी विधि जो मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट हम बात करें ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि की। ह्यूरिस्टिक
विधियां खोज विधि। यह विधि किसने दी है? ह्यूरिस्टिक या खोज विधि आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसकी भुजाओं में क्या है, ताकत है, या जिसकी भुजाएं स्ट्रॉन्ग है, वो ही क्या कर सकता है? खोज कर सकता है। ऐसे याद रखना इसको, आर्म स्ट्रॉन्ग। आर्म स्ट्रॉन्ग ने यह विधि दी है। अब इस विधि में क्या करता है बालक? खोज करके सीखता है, खोज करके सीखता है। इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय होता है बालक, खोज करके सीखता है। सबसे ज्यादा सक्रिय होता है इस विधि में बालक, सबसे अधिक सक्रिय है। यह विधि विज्ञान विषय के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि है। किस विषय के लिए? विज्ञान विषय के लिए। क्योंकि विज्ञान में क्या होता है? सबसे ज्यादा खोज विज्ञान विषय में ही की जाती है, तो विज्ञान विषय के लिए उपयोगी, के लिए उपयोगी। तो ये समझ में आएगी ह्यूरिस्टिक विधियां, खोज विधि आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस विधि की खोज की है। खोज करके इसमें बालक क्या करता है? सीखता है, सबसे अधिक सक्रिय रहता है। जब बालक खोज करता है, स्वयं खोज करके सीख रहा है, तो उसमें क्या है? सक्रिय तो रहेगा बालक, और विज्ञान विषय के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। अब नेक्स्ट विधि की हम बात करते हैं, बेसिक शिक्षा प्रणाली, जो महात्मा गांधी ने दी। बेसिक शिक्षा प्रणाली। किसने दी? महात्मा गांधी ने। यह क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देती है। बेसिक शिक्षा जो प्रणाली है, इसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा, और हस्त कौशल पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि बालक क्या करें, जन्म से ही क्या करता है बालक, जब विद्यालय में जाता है तो उसको बेसिक शिक्षा दी जाए, उसको अपने हस्त कौशल की शिक्षा दी जाए, ताकि उसको अपना स्वयं का रोजगार प्राप्त हो सके। तो यह क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देती है। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर। और दूसरा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा पर यह जोर देती है, और हस्त कौशल पर भी, हस्त कौशल की शिक्षा दी जाए बालकों को। बेसिक शिक्षा प्रणाली में कहा गया है कि हस्त कौशल की शिक्षा दी जाए बालकों को। तो याद रखना, बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी ने दी, इसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया, और मातृभाषा में शिक्षा दी जाए बालक को, अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, और हस्त कौशल की शिक्षा प्राप्त हो बालक को। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट विधियाँ। व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित विधियाँ हैं, और व्यक्तिगत विभिन्नता आपको पिछले क्लास में बता दिया गया था, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। तो जो भी बालक क्या करते हैं, हस्त कौशल की शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा इस विधि में दी जाती है। ये जो विधियां हैं सारी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विधियां हैं। इनमें से जो खोज करता है इन विधियों के जो प्रतिपादक है उनका नाम पूछा जाता है, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
कि प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है या प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, तो किलपैट्रिक। तो ये ध्यान रखना 10 इंपॉर्टेंट विधियां हैं जो व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित हैं। धन्यवाद।